माता की। माल्यार्पण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। साथ में गरिमामयी उपस्थिति पूर्व राज्य मंत्री उत्पल राज, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई दुर्विजय राय जी, योगेंद्र राय जी, हमारे गांव के अभिभावक और अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य श्रीमान प्रभंस राय जी का माला पहना करके स्वागत करें। माला रखना चाहिए। अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य श्रीमान प्रभंस राय जी का बूथ अध्यक्ष जो है माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। लेके आगे आओ, आगे आओ। हमारे गांव में सबसे इसी स्वागत के क्रम में भाई सुरेंद्र गुप्ता जी, सभी मंचासी लोग सभी लोग सबको कुछ बना। पूर्व राज्य मंत्री उत्पल राय जी का माला पहना कर स्वागत करते हुए क्षेत्रीय मंत्री श्रीमान अखिलेश तिवारी जी का हमारे गांव के ग्राम प्रधान भाई डबू राजे से भी मैं चाहूंगा कि आकर के माननीय मंत्री जी का माला पहना करके अपने गांव की पूरी भूमि पर स्वागत करें। बैठे उनका भी मंडल अध्यक्ष माला पहना करके स्वागत करें। अच्छा, आप लोग बैठ। भारत माता की। माननीय मंत्री जी के मामा, हम सभी के अभिभावक आदरणीय श्रीमान गुरु साहिब जी आए हैं। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बड़े सबको अवसर मिलेगा। साथियों, आई आज मंगल बेला किरणों का उपहार लिए अरविंद भैया धन्य हुए। हम आप पर पढ़ारे आशीर्वचन अपार लिए हम सभी धनौली वासी आज धन्य हो गए। आप चुनाव के पूर्व भी आए थे, फिर दोबारा भी हमारे गांव के लोगों से संवाद करने के लिए आए हैं। आप आगे से आप लोग हट जाइए। मैं पहले भी आया था और इसी जगह पे हम लोग मिले थे। वो सबसे पहला हमारा यहाँ आना हुआ था 2022 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद धोबी घाट का जो नगर पंचायत का चुनाव हुआ उसमें भी हम इधर काफी रहे, कई बार आना जाना हुआ, लेकिन धनौली नहीं आ पाए। और जैसा संतोष जी ने कहा कि आप सबने बहुत ही दोनों ही चुनावों में यहाँ के लोगों ने हमको स्नेह दिया और सभी लोगों ने हमारी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन सबको दोनों को विजयी बनाया। उनमें से एक माननीय विनय जायसवाल जी यहाँ बैठे हुए भी हैं, नगर पंचायत धोबी घाट के चेयरमैन, और विधायक जी को भी आप लोगों ने यहाँ से जिता करके और हम सबका सम्मान रखा। तो पहली बात तो ये कि मैं उस सम्मान के लिए, आपके उस प्रेम के लिए, आपके उस स्नेह के लिए, आपके चरणों को छू करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमारी माता जी की भूमि है और इसलिए भी मैं धोबी घाट, सरेया, ठाकुर गांव, पतनई, चाहे माँ सरजू का मैं हमेशा कर्जदार रहूँगा। माँ बाप का कर्ज कभी उतारना संभव नहीं होता है, तो मैं उस दृष्टि से भी आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे मामा जी साक्षात यहाँ बैठे हुए भी हैं। आप सभी में हम अपने मामा जी को, अपने नाना जी को ही देखते हैं और उस दृष्टि से भी हम प्रणाम करते हैं। आगे की बात करूं उसके पहले मैं एक स्पष्टता भी कर दूं कि संतोष जी ने अभी बताया कोई एक मित्र को इन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ निगेटिव बात किया। तो अगर हमारे में कोई कमी भी है तो कमी वास्तव में किसकी है?
आपकी ही है, कहा नहीं पा रहे हैं हम। कमी हम तो अगर अपनी माँ पे गए हैं, अपने मामा पे गए हैं, अपने नाना पे गए हैं और हमारे में कमी है तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वहीं से शुरू हुआ होगा। तो इसलिए आप अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको भी माफ करते हुए आगे देखिए। पिछली जो सरकारें रही हैं, मेरी बात तो बहुत छोटी, मेरी कहानी अभी बहुत छोटी है राजनीति में। अभी जुम्मा 3 साल हुआ है और उसमें भी मंत्री बने हुए अभी 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है। तो मेरी कहानी तो स्वाभाविक रूप से बहुत छोटी है, लेकिन पूरे देश की बात करूं तो 75 साल तक सरकारें चली हैं। अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया है अभी, और देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। उसमें से 10 साल मान लीजिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहे, 6-7 साल माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रहे। लेकिन उसके पहले आज जिन लाभार्थियों से हम मिले, चाहे किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हों, चाहे महिला वृद्धा पेंशन की लाभार्थी माताएं हों, चाहे मकान मिलने के लिए जो लोग, जिन लोगों को मिल गया है वो, और जो लोग अभी भी लेने की कतार में खड़े हैं, उन सभी के साथ अगर देखा जाए तो एक सवाल तो हम सब के जहन में आता ही आता है कि इतना सब काम क्यों अभी तक बाकी रह गया है। एक एक गांव में सैकड़ों लोग मकान के बिना हैं। एक एक गांव में सैकड़ों विधवाएं हैं जिनको वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन देने की आवश्यकता है। इतना आप राशन की बात, यहाँ कई लाभार्थी राशन के भी यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे मैंने पूछा, जैसे जैसे हम मिल रहे थे, सबसे एक व्यक्ति से, लगभग 40 लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ। उनके कान में मैं पूछ भी रहा था कि कैसा है, मकान मिल गया तो कैसा मकान बना, वृद्धा पेंशन मिल रही है तो मिल रही है कि नहीं वास्तव में, और राशन मैं पूछा, किसी ने बताया कि हमको तो मिल रही लेकिन हमारी बहू को नहीं मिल रही, यहीं जाके बैठी है। तो ऐसे ये जो पूरा मामला है, एक बात तो हमें आपको सोचना ही चाहिए, ये पूरा बाकी क्यों है भाई, ये सब काम बाकी क्यों? क्या ये इतना बड़ा काम था कि अभी तक नहीं हो सका? क्या इतना बड़ा काम था कि 75-70 साल सरकारें चलने के बावजूद ये काम पूरा नहीं हुआ? क्या इतना बड़ा काम था, या अपने देश में अनाज नहीं था उदाहरण के रूप में कि हम गरीबों में नहीं बांट सकते थे? अनाज था लेकिन बांटने की किसी में दानत नहीं थी, किसी की निष्ठा नहीं थी गरीबों में मकान वो अनाज बांटने की। मैं आपको बताऊं कि लाखों, मैं भारत सरकार में बतौर सेक्रेटरी में काम कर चुका हूं, और जब कोरोना का समय आया उन दिनों मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में नौकरी में था, माननीय मोदी जी के सहयोगी के रूप में। उन दिनों की जो चर्चाएं ये बात इस बात पे होती थी, उसका मैं स्वयं साक्षी रहा हूं कि नहीं साहब, ये इतना अनाज कैसे हम दे देंगे गरीबों को, एक बार दे देंगे तो फिर बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो माननीय मोदी जी का और हम लोगों का एक ही सवाल होता था कि अच्छा ये बताइए कि कितना अनाज सड़ जाता है देश में। कहीं हमारी सरकारी गोदामों में सड़ जाता है, कहीं आप रेलवे स्टेशन पे आप देखते होंगे बोरी का बोरी अनाज जो है रखा रहता है, बरसात पानी आंधी उस पर पड़ती रहती है, 4 महीना बाद पता चलता है कि तो अब किसी काम का नहीं रह गया, अनाज सड़ जाता है। लाखों टन अनाज भाइयों बहनों सड़ जाता है, लेकिन किसी सरकार को, किसी भी हुक्मरान को ये बात नहीं सूझी कि ये अनाज जो सड़ जा रहा है यहाँ वहाँ रखा हुआ, उसको हम गरीबों में दे दें, उनका पेट तो भरेगा, उनको ये तो चिंता नहीं रहेगी कि हम सुबह शाम क्या खाएंगे। ये बात अगर किसी ने निर्णय लिया तो माननीय मोदी जी ने लिया, और वो अनाज छोटा मोटा नहीं है। हम लाख और टन में अगर बात करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को अगर उनको अनाज जो है, मैं खाली गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा प्रदेश की पूरी जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश को इतना अनाज सड़ जाता है कि पूरे 6 महीना जो है हम बैठा करके किसी एक व्यक्ति को भी अनाज खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना अनाज देश में सड़ जाता है कि 6 महीना पूरा उत्तर प्रदेश जो है खा सकता है, पूरा बिहार जो है पूरे साल खा सकता है। उत्तर पूर्व के पूर्वोत्तर के राज्य असम और मेघालय की, अरुणाचल की बात करें
तो सबको मिला करके जितना अनाज की पूरे वर्ष में आवश्यकता होती है उससे ज्यादा अनाज हमारा हर साल सड़ जाता है। और ये किसान जिनको हमने अभी किसान निधि पाने का जो हमने लाभार्थी मान करके जिनका सम्मान किया, इन्हीं किसानों की मेहनत से उगाया हुआ अनाज कोई देने की कोई सोचता नहीं। तो ये जो सोच है, मकान नहीं है तो ठीक है, मकान गरीबों के पास नहीं होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये पहले की सरकारों की सोच थी। माननीय मोदी जी, आप मानोगे नहीं, जैसे ही प्रधानमंत्री बने वैसे ही इस बात का हिसाब लेने की हमने उनको सूचना दिया कि भाई कितने लोग बेघर हैं, कितने लोगों के सिर पे छत नहीं, उसका हिसाब लगाया जाए। कितने मकानों में शौचालय नहीं, कितने लोगों को गैस का चूल्हा हम दे सकते हैं, रसोई का गैस दे सकते हैं। ये सारी की सारी बातें उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के, और आज ये जो भी योजनाएं चल रही है, आप ये तो मानोगे कि कोई आज चुनाव आ रहा है 2024 का लोकसभा का, इसलिए ये योजनाएं नहीं लाई गई है। ये योजना तब भी थी जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, और ये योजना तब भी रहेगी जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये योजना खत्म करने वाले हो नहीं। तो इसलिए चुनाव से उसका इन योजनाओं का ताल्लुक नहीं है। जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है इन गरीब लक्ष्मी योजनाओं का, ये है कि हमारे देश के गरीब, हमारे देश के जो असहाय लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, जो शारीरिक रूप से सशक्त नहीं है, उनको हमें मदद करना चाहिए। हमारे पास, हमारे देश के पास इतनी शक्ति है, इतना संसाधन है, इतना पैसा है कि हम चाहें तो इनकी मदद करते हुए भी हम देश का विकास कर सकते हैं। आज देखिए परिस्थितियां कैसे बदलती है। लोग कहते थे, हम जैसे पढ़े लिखे लोग समझाते थे उनको, नहीं साहब ये दे देंगे तो हमारे पास पुल बनाने के लिए, पुलिया बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा, उसका भी जवाब मिल गया। आज जिस स्पीड से आज ही मऊ में रेलवे स्टेशन के विकास की बात जो हो रही है, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की बात हो रही, आपके द्वारी से इंदारा की जो लाइन खींची चली, या उसमें फिर देखते देखते ट्रेन चली, ये सब बिना पैसे के थोड़े हो रहा है। एक तरफ गरीब का पेट भी पाला जा रहा है, एक तरफ गरीब को शौचालय भी दिया जा रहा है, एक तरफ गरीब को रसोई का गैस भी दिया जा रहा है, एक तरफ गरीब को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी की जा रही है आयुष्मान भारत की योजना जैसी योजनाओं के तहत। दूसरी तरफ हमारा देश अब वो देश बन चुका है जहां दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनें शुरू हो गई। वंदे भारत योजना, वंदे भारत ट्रेनें। हमारा देश ऐसा, आज ही प्रधानमंत्री जी बोलते हुए कह रहे थे कि हमारा रेलवे स्टेशन क्यों दुनिया में किसी से कम हो भाई। हम चाहते हैं कि जिस रेलवे स्टेशन को देख करके हम विदेशों में जा करके अपना आंख कान हमारा ऐसे हो जाता था, वो स्टेशन हमारे इसी मऊ में बनेगा, इसी लखनऊ में बनेगा, इसी दोहरी घाट में बनेगा। ये फर्क आया है कि हम गरीबों की सेवा करते हुए भी हम अनुशासन रखेंगे अपने खर्चों पे, फालतू खर्चों पे, और वो फालतू खर्चों को बचाते हुए हम इतना संसाधन, इतना पैसा जुटा लेंगे कि हमारे देश का एक एक रास्ता अच्छा बन जाएगा, एक एक पुल अच्छा बन जाएगा, एक एक रेलवे स्टेशन अच्छा बन जाएगा, एक एक बस स्टेशन अच्छा बन जाएगा। ये फर्क होता है जब शासन अच्छे लोगों के हाथ में होता है। तो नहीं तो समझाने वाले कि नहीं साहब ये तो अनाज इतना दे देंगे तो तिजोरी खाली हो जाएगी, बाकी काम नहीं हो पाएगा। ये फर्क है। दूसरी बात, मैं दोहरी घाट की बात करूं तो 2 साल मंत्री बने हुआ माननीय गुलाब जी चेयरमैन थे। उन दिनों हमारे घर में एक घटना हुई, हम लोग लाश लेकर के यहाँ आए और माननीय गुलाब जी, सभी लोगों ने, हम लोग बैठे थे, 2-3 घंटा बैठना पड़ता है, बैठे थे। उसी समय बातचीत हुई और मैंने सामने से पूछा कि माननीय चेयरमैन साहब क्या यहाँ किया जा सकता है। तो उन्होंने कुछ काम बताए वहाँ के कुछ चीज़ों के सुधार के लिए। हमने तुरंत जो है वापस जा करके लगभग 29 या 30 लाख रुपया मंजूर किया यहाँ के विकास के लिए। दुर्भाग्य से वो समय इनकी चेयरमैनी पूरी हो गई थी, दूसरी चेयरमैनी शुरू हो गई थी, और उस चक्कर में पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ कि वो पूरा का पूरा पैसा जो था वो बिना उपयोग के वापस चला गया।
फिर हमने पड़ताल किया, संजोग दुर्भाग्य से हमें फिर आना पड़ा उसी जगह पे। तो मैंने फिर पूछा, ये संतोष जी और विनय जी तब तक चेयरमैन हो गए थे, हमें क्या हो रहा है भाई, धोबी घाट में हम सब जगह हम कर ले रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, क्या चक्कर है? तो सबने बताया कि नहीं भाई साहब, अब जो है हम लोग ध्यान रखेंगे, और बीच का वो जो संक्रमण काल था इसलिए ये दिक्कत आई थी। तो रोड का काम मंजूर किया गया, जो बता रहे थे कि हो भी गए 2 रोड। अभी कई रोड तो आपके इर्द गिर्द, क्योंकि संतोष राय के गांव से संबंधित नहीं है इसलिए संतोष राय का नाम नहीं लिया, बाकी अगर यहाँ राजू भाई होते तो वो भी बताते, उनके गांव की रोड भी हुई है, कई है। तो ऐसे तमाम दर्जनों रोडें अगल बगल की हुई हैं। ये जो विक्ट्री इंटर कॉलेज वाली जो रोड है जो आप याद करा रहे थे और जिसका कागज भी मिला है, ये थोड़ा बड़े बजट वाली रोड है जो हमारे विभाग के बस का नहीं है, थोड़ा उसमें जरा, और पीडब्ल्यूडी की रोड है तो पीडब्ल्यूडी से हमें करके कराना है। उसकी भी प्रक्रिया हमने कई बार कहा भी है, उस पर कई बार वो प्रक्रिया में है भी, और आपको सबको जानकारी मिली होगी कि मंजूरी की प्रत्याशा में उसका टेंडर भी हो चुका है। तो अब वो भी पटरी पे आ गई है, लाइन पे आ गई। मेरी भी बहुत इच्छा है कि 3 रोडें जो है हमें रोज रात दिन पीड़ा दे रही हैं कि कब होगी कब होगी कब होगी। उसमें से एक है आपकी विक्ट्री इंटर कॉलेज वाली रोड, दूसरी है धोबी घाट से मधुबन वाली रोड का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण, और तीसरी है कोपागंज से कसारा वाली रोड। ये 3 रोड जो है हमारे लिए सिरदर्द बनी हुई है, लेकिन सिरदर्द की दवा हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग काम के जहाँ जहाँ ध्यान में आता है, हमारे विनय जी अक्सर आते रहते हैं और उनके याद कराने से संतोष जी अक्सर कहते रहते हैं। देखिए, जो अंत्येष्टि स्थल की जो सड़क थी वो भी एक बहुत बड़ा पुराना विषय था। उसमें भी जैसा कि इन्होंने बताया लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास हमने उसके लिए भी मंजूर कर दिया है। अब वो रोड भी अब बनना शुरू हो जाएगी। अभी माननीय गुलाब जी ने हमको एक घाट का के सुधार का पत्र दिया, तो मैंने विनय जी से पूछा कि भाई घाट तो हमने मंजूर किया हुआ है वंदन योजना में, तो ये कहे कि नहीं भाई साहब यहाँ कई घाट है, आप लोगों ने एक राम घाट मंजूर किया है, अब ये कौन सा घाट है, ये गौरी शंकर घाट है, तो वो भी मंजूर हो जाएगा, एक एक करके ही होगा, थोड़ा तो पहले बताया होते तो वही शुरू किया होता। तो हमको पहले राम घाट चलिए, भगवान राम का नाम लेके फिर भगवान शंकर की तरफ जाते हैं ना, ऐसा लोगों का मानना है, तो वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से काम में कहीं कमी नहीं होने दिया जाएगा। बिजली की जहाँ तक बात है तो हमने कहा था, लेकिन पता नहीं वो बोर्ड लगा कि नहीं लगा, धोबी घाट में भी एक लग जाए। यहाँ बिजली वाले अगर सुन रहे हैं कि किस तहसील में कितने खंभे बदले गए, कितने, अब ये सैकड़े में नहीं है, 1000 में है, कितने 1000 खंभे बदले गए, कितने नगर के बदल गया, आपके नगर का बदल गया, जब खड़ा होके बोलिए, बदल गया, हमारे पूरे नगर का तार और खंभा बदल दिया गया। तो इस प्रकार ये बहुत व्यापक कार्यक्रम, भाइयों बहनों, आपको मालूम नहीं होगा, गर्मी के दिन में हम यहीं आए थे और तब से लेकर के अभी तक हम उस चिंता में लगे हुए हैं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, खाली मंत्री बिजली ना देते हो। अरे भाई, बिजलियां आई कैसे जब तवा टूट जाता है, खंभा गिर जाता है, तार टूट जाता है। मान लीजिए आप किसी पतली सड़क पे बहुत सारे मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार, आप जीप चला दे, बदका हुई आपस में लड़के वही, वो अक्सर आपके यहाँ धोबी घाट में होता भी है ऐसा, तो जाम लग जाएगा, एक दूसरे से लड़ेंगी। यही हाल बिजली का था, तार जो है, तार की कोई क्षमता नहीं, खंबे की क्षमता नहीं, और सब लोग बिजली दो बिजली दो बिजली दो, बिजली हम देना भी चाहते थे, नहीं हो पाती थी, बिजली पहुंच नहीं पाती थी। जैसे यही की बात इन्होंने किया कि तार और ट्रांसफार्मर बड़ा जर्जरित था, अधिभारित था। तो ये पूरी आधारभूत संरचना जो बिजली की है, उसको जब तक बदला नहीं जाएगा तब तक आपको सही ढंग से 24 घंटे बिजली नहीं मिल सकती। और दूसरी बात, 24 घंटा बिजली का तो किसी ने यहाँ उत्तर प्रदेश में सोचा ही नहीं था। ये तो पहली बार मैं जब आया, अपने अधिकारियों से पूछा
कि भाई कितना बिजली का कर सब ठीक है? हाँ साहब एकदम ठीक है। तो बड़ी एक हफ्ता बाद मुझे ये रहस्य मालूम हुआ कि हाँ साहब सब ठीक है का मतलब ये है कि गांव का रोस्टर है 18 घंटे का, तो हम 17 साढ़े 17 घंटा दे देते हैं, तो उसको लोग एकदम ठीक मानते थे। हम कहे बाकी का 7.5 घंटा क्या हुआ? नहीं नहीं साहब उसकी तो अभी कोई बात ही नहीं हो, तो हम तो अपने रोस्टर के हिसाब से मानते हैं। रोस्टर के हिसाब से वो मानते थे कि अगर 17-18 घंटे का रोस्टर है, तो अगर हम 18 घंटे का रोस्टर है 17 घंटा दे देते हैं, तो बहुत अपना कॉलर टाइट करके घूमते थे कि हमारा बड़ा अच्छा आज का दिन गया, आज का सप्ताह गया, आज का महीना गया। हमने कहा नहीं भैया, अब जमाना बदल गया है, दुनिया बदल गई है, अब 17 घंटे में काम नहीं चलेगा। अब 24, क्योंकि बिजली अब एक ऐसी चीज हो गई है कि 1 मिनट कोई बिना बिजली के रहना नहीं चाहता है। आपको पंखा चलाना है, आपको फ्रिज चलाना है, आपको एसी चलाना है, आपको माइक चलाना है, फोन चार्ज करना। कई बार तो ये हड़ताल में तो हमको कैसी गालियां पड़ती हैं कि अरे मंत्री जी आप तो इतनी भी बिजली नहीं है कि फोन चार्ज हो सके। तो सोचिए बिजली के जो काम है ऐसी गहराई तक बिजली लोगों के जीवन में पहुंच चुकी है। तो इसलिए हम लोग इस दृष्टि से काम कर रहे हैं कि अब जो काम हो रहा है वो आप यहाँ बैठे हुए जो पीढ़ी है उसको बिजली की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आने वाली पीढ़ी का जब बिजली का देखा जाएगा, जब जोरी घाट में बहुत सारे उद्योग लग जाएंगे, बहुत सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, बिजलीकरण ज्यादा, बिजली की डिमांड बढ़ जाएगी, जब 3 गुना बढ़ जाएगी तब की चिंता देखा जाएगा। जब तक 2 गुना बढ़ेगी तब तक की चिंता से आपको हम मुक्त करके इस विभाग को हम आपके चरणों में रख देंगे। तो इस ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं, आपका सहयोग भी मिल रहा है। मैं आप इस मां सरजू की पावन धरती पर अपने मां की स्मृति में ये बात भी कहना चाहूंगा कि मैंने काफी कई बार शक्ति भी करना पड़ता है, कई बार अपनों से ही अप्रिय बनना पड़ता है, लेकिन आप सब ने हमारे उन निर्णयों को अपने माथे पे रख करके सहयोग भी किया है। और आपकी जानकारी के लिए जो बिजली का जो नुकसान उसको बोलते हैं एटीसी लॉस, मतलब कुछ तो लाइन लॉस हो जाता है लाइन आने जाने में, और कुछ जो पैसा नहीं मिलता है तो वो नुकसान हो गया। सामान बिका ही नहीं, कोई और चुरा ले गया, एक नुकसान। बिकने के बाद जो पैसा आया वो किसी ने रख लिया, और दूसरा नुकसान। तो इस प्रकार 31 से 32% बिजली का पिछले हमारे आने के पहले 32-31% जो है बिजली का नुकसान हो जाता था, चोरी जिसको कहते हैं, लॉस जिसको कहते हैं। वो पिछली साल घटा करके हम लोग 22 पर ले आए हैं, और इस प्रकार आपका आशीर्वाद, इस बार आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम 14-15% पर उसको ला देंगे, जो देश का सर्वश्रेष्ठ एक तरह से मानक हो जाएगा, या देश के समकक्ष का मानक हो जाएगा। आज हम देश में सबसे खराब राज्यों में आते हैं, नहीं आपके यहाँ तो बिजली का बहुत नुकसान। हम कुछ भी भारत सरकार से मांगने जाते हैं, मोदी जी की सरकार से, विद्युत मंत्रालय से, तो पहला सवाल यही होता है कि अरे शर्मा जी पहले आप अपना लाइन लॉस तो ठीक करिए, इसके बाद आइए कुछ पैसा वैसा मांगने के लिए। पैसा देने के लिए तैयारी कोई नहीं होता कि आपका तो सब पैसा दिया जाएगा, सब नुकसान हो जाएगा। बिजली विभाग 24 घंटा, हमने जब कहा कि नहीं भाई हम तो ऐसी जगह से आए हैं गुजरात से कि हम वर्षों पहले से 24 घंटा बिजली हमने देखी है, दिल्ली में भी कम बेश 24 घंटे मिलती थी, तो यहाँ क्यों 17 घंटा में कैसे लोग जिएंगे? आदत ही नहीं है, हमारी खुद की आदत नहीं थी। तो लोग कहे कि भाई साहब सर ऐसा है कि पहली बात तो यहाँ 24 घंटा कोई सोचता नहीं है, दूसरी बात कि हम जितना घंटा बिजली देते हैं उतने 1000 करोड़ का ज्यादा नुकसान जो है बिजली विभाग को होता है। इसे वही मतलब कि पैसा ही नहीं आ रहा है, सामान बेचते जाओ, तो कौन दुकानदार सामान बेचेगा? नहीं बेचेगा, जितना कम बिके उतना अच्छा है। तो ये एक समस्या थी, इसमें से हम उत्तर प्रदेश को हमेशा के लिए निकाल करके, और बिजली की एक राष्ट्र में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक सर्वोत्तम जो व्यवस्था हो सकती है उस दिशा में ले जाने की आपका हम प्रयास कर रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद से ही जो हो रहा है वो हो रहा है, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है, मैं कहूँगा कि अगर कोई कमी रह गई तो अपना मान करके आप लोग में क्षमा भी करते रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। जैसे यहाँ कहा गया कि भाई राम घाट हो गया, गौरी शंकर घाट भी करिए, ठीक है, कहीं से संसाधन जुटाया जाएगा। लाइट लगानी है गौरी घाट में,
किया जाएगा। कोई रोड रास्ता बाकी हो वो भी काफी कुछ हो रहे हैं। वह रोड रास्ता तो इतना बना है पिछले 2 साल में कि गिनाना मुश्किल हो जाएगा। एक एक ब्लॉक में, एक एक तहसील में सैकड़ों की संख्या में हमारे फंड से, फिर हमने पूर्वांचल निधि से, इस निधि से, उस निधि से, जहां सभी संभव हुआ है मैं पैसा ला करके करने का प्रयास करता रहता हूं। आप सबकी कृपा बनी रहे और साथ ही हमारे जो हमसे वरिष्ठ लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय रेल मंत्री जी की विशेष कृपा हमारे ऊपर रहती है। कुछ भी कहो, अभी देखिए इंदिरा में जो ओवरब्रिज नहीं होने की वजह से जितनी तकलीफ पड़ती थी लोगों को, उसका निराकरण होने की दिशा में काम बढ़ गया है। मऊ में रेलवे स्टेशन को विश्व स्तर का बनाने की आज आधारशिला रख दी गई है। इसी क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे रेलवे लाइनें थी, अभिला दोहरी घाट की भी, उसमें एक क्रॉसिंग अंडरब्रिज का आज नाम आया था, जिसमें कुल 11 अंडरब्रिज का आज लोकार्पण हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों। तो इस प्रकार पूरे, अब सोचिए माननीय प्रधानमंत्री, पूरा इतना विश्व का नेता, देश का इतना यशस्वी प्रधानमंत्री आज दूसरी बार हमारे देखते देखते, आपके देखते देखते 2 महीने के अंदर दिसंबर में यहाँ ट्रेन का उद्घाटन किया और आज फरवरी में, अभी जुम्मा 2 महीना हो रहा है और आज दूसरी बार मऊ जैसे जगह के ऐसे इतने सारे कार्यों का लोकार्पण किया है। तो सबकी नजर है ग्रामीण क्षेत्र के विकास पे, विशेष करके जो गरीब कमजोर लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जिनको मकान नहीं मिल रहा है, जिनको किसान निधि देने की आवश्यकता है, इन सब पर प्रधानमंत्री जी की बहुत नजर है। और इन्हीं के विकास के जरिए, इन्हीं की विकास की नींव को मजबूत करते हुए वो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि विकसित भारत की जो यात्रा निकली थी, संकल्प यात्रा निकली थी, तो एक तरफ जिन माता बहनों को विधवा पेंशन मिल गई, एक तरफ जिन भाइयों बहनों को मकान मिल गया, उनको प्रोत्साहित करते, उनको गमछा हम इसलिए पहना रहे हैं कि जिसको नहीं मिला है वो इनसे प्रेरणा ले, और कोई कारण नहीं है। हमने इनको खड़ा किया, इनके गले में गमछा इसलिए डाला कि जिसको नहीं मिला है उसको लगा कि इनको मिल सकता है तो हमको ही मिल सकता है। और बगल में बैठे हुए समाज कल्याण अधिकारी हैं, बगल में बैठे हुए हमारे अधिकारी हैं, उनको बात बताई जाए कि भैया हमको भी मिल सकता है, हम भी इन्हीं की तरह गरीबी रेखा में है, हमको भी आप जरा करवा दीजिए, कहीं फार्म भरवा दीजिए, कहीं प्रक्रिया करवा दीजिए, उनको भी मिल। तो इसलिए पूरी संकल्प यात्रा विकसित भारत की और आज का एक कार्यक्रम जो लाभार्थी सम्मेलन है वो भी इसीलिए कि हम उनकी बातें सुने, कहीं कोई कमी रह गई हो हमारी योजनाओं में, या उन योजनाओं का लाभ उन जिनको मिला है उनको उनके देखा देखी दूसरों को कैसे मिलेगा। इन सारी अच्छी भावनाओं के साथ लाभार्थी सम्मेलन और विकसित भारत का संकल्प यात्रा हम लोग कर रहे हैं। आप देखते रहिए, माननीय मोदी जी को के हाथों को मजबूत करिए, उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और देखते रहिए, आपके देखते देखते भारत देश जो है एक विकसित देश बन करके उभर करके हमारे आपके सामने आ जाएगा। इसमें कहीं कोई शंका रखने की आवश्यकता नहीं। और अगर हम थोड़ा भी चूके, जैसा कि इन्होंने बताया, मैं आप लोगों का फिर से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं कि हम आए थे विधानसभा चुनाव में, आपने हमारी लाज रखी, मोदी जी की लाज रखी और विधानसभा की सीट आपने भाजपा की झोली में आपने डाला। पूरे जिले में मात्र 1 सीट हमारी आई थी, लेकिन वो आई तो सरकार बनी, माननीय योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने। अगर कहीं गफलत होती और मान लीजिए 25-50 सीटें इधर उधर हो जाती तो क्या होता? ये गारंटी नहीं है कि आपका वो राशन चालू रहता, ये गारंटी नहीं है कि आपकी वो योजनाएं मकान बनाने की या चूल्हा देने की, शौचालय बनाने की, आयुष्मान कार्ड देने की योजनाएं। और अभी भी मैं कह रहा हूं, आपको सावधान करके जा रहा हूं कि इसीलिए फिर से सतर्क रहने की आवश्यकता है कि भारत सरकार में अगर ऐसे लोग आकर के बैठ गए तो उनको राम मंदिर तो नहीं बनाना है, लेकिन जो राम राज्य बनाने की जो परिकल्पना लेकर के जो माननीय मोदी जी चल रहे हैं उसमें भी बाधा आएगी, उसमें भी आपको कोई नहीं पूछेगा। जिस तरह से 70 साल नहीं पूछा, आने वाला 70 साल भी कोई आपको पूछेगा नहीं। इसलिए सावधान रह करके मोदी जी को फिर से हमें प्रधानमंत्री बनाना है। आप सब ने हमारा इतना सम्मान किया, इतना देर तक आपने हमारी प्रतीक्षा किया। सभी यहाँ जो बड़े बुजुर्ग लोग हमसे, तमाम लोग, ज्यादातर लोग हमारे
पूज्य हैं, उन सबको मैं एक बार फिर से प्रणाम करते हुए, माता सरजू को प्रणाम करते हुए, भगवान गौरी शंकर को प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबके चरणों में फिर से नमन। बहुत बहुत धन्यवाद।